क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 2015 की जो लेखपाल परीक्षा हुई थी उसके प्रथम पाली को सॉल्व करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली को सॉल्व कराएंगे तथा यह जो परीक्षा थी यह 13 सितंबर 2015 को हुई थी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा भाग 1 है जिससे संबंधित है हिंदी से। तो आइए हिंदी के प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे हम। पहला प्रश्न क्या करा हिंदी का, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी जो हमारा है अधिकरण कारक, यानी वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। या इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से डिस्क्रिप्शन पढ़ के आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न हमारा है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो यहाँ पे उदय शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो उदय का इसमें विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी अस्त हो जाएगा। उदय का अस्त इसका विलोम हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे लाल का विलोम हरा दिया हुआ है, बलिष्ठ का निर्बल दिया हुआ है और भाषित का अभाषित विलोम दिया हुआ। तो इसे भी आप व्याख्या में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा से कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो इस वाक्य निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़ के आपको भविष्य काल के बारे में बताना कि कौन सा शब्द भविष्य काल का है। तो इसमें से ऑप्शन जो ए है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही है। इसमें मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा यह भविष्य काल का वाक्य है। तो आप इसे याद रखिएगा, जिस वाक्य में गा गी गे आए वह भविष्य काल होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है 4 से लेके 5 प्रश्न, मतलब चौथा और पांचवें प्रश्न में लिखित लोकोक्तियां मुहावरों के सही अर्थ आपको चुनना है। तो चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जूते चाटना। तो जूते चाटने का मतलब क्या हो जाता है आपका, खुशामदद करना, यानी मतलब खुशामदद जरूरत ज़्यादा तारीफ करना। जरूरत से ज़्यादा तारीफ करने को हम जूता चाटना कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें 6 से लेकर 7 प्रश्न वाले जो है हमारे, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। प्रश्न संख्या 6 में और 7 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो माता जी को खाली स्थान भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता जी को प्रणाम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसा वाक्य जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो, मतलब ऐसा व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और जो है समय निश्चित ना हो, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अतिथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे आपका हो जाएगा निर्मल। तो आप इसे याद देखिएगा, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची यहाँ से पूछा जा रहा है तो निर्मल इसका पर्यायवाची है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि मतलब जो गलत वाक्य हैं वाले वाक्य में जिस, मतलब गलत वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि यानी कोई गलती ना हो तो डी वाले गोले में काला करें। तो आप इसे देख के बताइए। तो 9वां प्रश्न क्या हमारा है, इसमें से आपको देख के बताना है कि इसमें से मतलब जो 4 शब्द हैं इसमें से किसमें से त्रुटि है और किसमें नहीं है। तो यह जो लीची खरीदने हैं यह त्रुटि वाला वाक्य है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 10वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब अपने अपने किताबें, ये मतलब ये त्रुटि वाला वाक्य है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है जो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो इसका दूसरा अर्थ बताना है आपको प्रमत्त स्वेच्छाचारी का। तो मतलब इसका उन्मत्त हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है कनक धतूरा। तो कनक धतूरा का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, सोना। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रीत्यनुसार शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है,
रीति धन अनुसार, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। रीत्यनुसार का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा रीति धन अनुसार। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 14वें वाक्य में से आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए चारों पढ़ने के बाद आपको जो आंसर सही लगे उसको आपको सही टिक करना है। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है इसमें से, वह एक विदुषी महिला थी, यानी ऑप्शन जो बी है इसमें यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 15वां का सही वाक्य कौन सा है, ऑप्शन ए, यह वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी 15वां का जो ऑप्शन ए है वह शुद्ध वाक्य है, क्या, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक वाक्य आपको चुनना है, मतलब एक शब्द। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल लाया जाता है, तो सहायक, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाले को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी, यानी हितैषी। हितैषी को हम कहते हैं भला चाहने वाला, मतलब जो दूसरे की भलाई चाहे। 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें से 18वां प्रश्न में आपको पढ़ के उसके मतलब कौन सा रस इस पंक्ति में आपको बताना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो उपयुक्त दिए गए पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न में जो पंक्ति दी गई है इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसमें विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा विदुषी, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए प्यास इसमें से जो है यह एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपका इसमें यमक अलंकार है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। काली घटा का घमंड घटा में जो है यमक अलंकार है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था हिंदी का, चाकू शब्द का बहुवचन। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास आपका हो जाएगा, तो संख्या मतलब द्विगु जो समास होता है इसमें संख्याओं का बोध होता है। संख्या मतलब जिस भी शब्द में आपका संख्याओं का बोध हो वह द्विगु समास होता है। तो इसमें जो त्रिवेणी है तो यह कौन सा समास हो जाएगा आपका, तो द्विगु समास हो जाएगा। 24वां प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना था। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, तो निकृष्ट, जो निकृष्ट है वह तत्सम शब्द है। हिंदी का लास्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो इसमें से कौन सा मतलब शब्द शुद्ध वर्तनी का है, तो अत्यधिक इसमें से जो है दिया गया जो है अत्यधिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अत्याधिक की जगह आपका अत्यधिक हो गया। यहाँ पे जो अत्याधिक दिया हुआ है उसकी जगह आपका अत्यधिक सही है। तो यहाँ पे हमने टोटल 25 जो प्रश्न हिंदी सेक्शन से पूछे गए उसको कवर कर लिया है। और बाकी के यहाँ पे जो 25 प्रश्न अगला हमारा सेक्शन आता है गणित का, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यानी मैं आपको पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ हम आपको पूरा अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा 1 बाय 1 देख के। तो हम भाग 2 को यहाँ पे सॉल्व नहीं कराएंगे। आइए बढ़ते हैं हम भाग 3 की तरफ। भाग 3 हमारा किससे संबंधित है, तो जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। भाग 3 हम भाग 3 को इस आगे के स्लाइड में सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा भाग 3 कौन सा है? तो यहाँ पे भाग 3 हमारा आ गया है सामान्य जानकारी का। तो सामान्य जानकारी में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था राजस्व लेखपाल परीक्षा में कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो देखिए मैंने पार्ट 1 का जो इसको प्रथम पाली का जो सॉल्व कराया था उसमें भी सामान्य जानकारी के सेक्शन में गांधी जी से 1 या 2 प्रश्न पूछा गया था गांधी जी से। जैसे चौरी चौरा जो हत्याकांड था वह भी अधिकतर गांधी जी से ही संबंधित था। उसके बाद जो नमक सत्याग्रह था वह भी पूछा गया था, तो वह भी गांधी जी से संबंधित था। तो यहाँ पे गांधी जी का जो टॉपिक है आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको लेखपाल की परीक्षा देना है तो, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी से रिलेटेड कई प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया इसमें, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था तथा इस आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण आपका था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा यह जो गदर क्रांति थी यह किसने आरंभ की थी? तो जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों, हमारे भारतीय सैनिकों में एक प्रमुख थे लाला हरदयाल। आप देखिएगा लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर जो है क्रांति का आरंभ किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण क्या होता है? मेरू रज्जु का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था 54वां, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? मतलब हटाने का अधिकार, सॉरी यहाँ पे, तो राज्यसभा को हटाने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को जो पद से हटाने का जो प्रावधान है वह लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है तथा इनको पद से हटाने का जो आर्टिकल है राष्ट्रपति को कौन सा है? आर्टिकल 61 के तहत जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वैलियम जो होता है इसका प्रयोग जो है प्रशांतक औसत के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध आपका केरल से है। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था 57वां प्रश्न क्या पूछा गया था? तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को प्रायः क्या कहा जाता है? तो एनएनपी। तो आप इसे याद रखिएगा, नेशनल इनकम को प्रायः हम एनएनपी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन, यह तो उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। कावेरी नदी की ये तीनों सहायक नदियां हैं, काबिनी, हेमवती और अमरावती। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। तथा यह जो कावेरी है यह कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है तथा इसका जो उद्गम है पश्चिमी घाट का जो पर्वत है ब्रह्मगिरी उससे हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 1857 के विद्रोह से है। तो क्या प्रश्न कह रहा है, 1857 के प्रथम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 के विद्रोह में कहां से नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का लखनऊ से जो नेतृत्व था वह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 61वां प्रश्न पूछा गया था, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी खाली स्थान होती है?
तो ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम उपकरणों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए खाली स्थान शहरी मतलब मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाओं ग्रामीण केंद्रों में स्थगित करने का प्रस्ताव रखता है, कौन सा? तो पूरा जो है यह पूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है तो इसे उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न ये है तो इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी दीजिएगा। अगला हमारा है 63वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नए, ये भी करंट अफेयर्स का उस टाइम का प्रश्न है तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न क्या हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनामो। तो आप इसे याद देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनामो। तो आप इसे याद देखिएगा, जो डायनामो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप इसे याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। तो धान उत्पादन में दूसरे स्थान पे है हमारा प्यारा देश भारत। तो आप इसे याद देखिएगा, और पहले स्थान पे आपका चीन है, तो इसे भी आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन, ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसे छोड़ दीजिए आप। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो केरल इसका राइट आंसर है। केरल की जो आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बाकी जो महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार है यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है। आबादी के मामले में पहले नंबर पर यूपी आता है यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो बाबा रामचंद्र, जो बाबा रामचंद्र थे ये अवध में कृषक यानी किसानों के आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो उस समय का यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो इसे आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। उस समय का करंट अफेयर्स का यह प्रश्न था तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है। तो अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक का मैं सीईओ आपको बता सकता हूं। एक काम आप करिए, एक काम मैं करता हूं। सीईओ है प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो ये प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं वर्ल्ड बैंक की। तो मैंने सीईओ का नाम बता दिया वर्ल्ड बैंक के, बस आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में उनका नाम। तो आप कमेंट बॉक्स में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मशरूम किसका उदाहरण है। तो मशरूम एक फंगी यानी फंजाई का कवक का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई यानी कि कवक का उदाहरण होता है मशरूम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया से। तो आप इसे याद देखिएगा, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी जो है यह दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी जून 2015 में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। तो प्रथम 2 राज्य कौन थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान में सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम स्थापित किया गया। नागौर जिला जो था राजस्थान के नागौर में जो है सबसे पहला पंचायती सिस्टम आरंभ किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो पूरा जो पृथ्वी है इसके पूरे लैंड का 2.4 हिस्सा जो है वह भारत का है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन का जो लास्ट प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी तोसाली, यानी ऑप्शन जो इसका डी था हमारा बिल्कुल सही था। यहाँ पे हमने टोटल 25 जो अगला प्रश्न था हमारा जनरल अवेयरनेस का उसको हमने सॉल्व कर लिया है। और भाग 4 जो लास्ट सेक्शन बचता है लेखपाल परीक्षा का ग्रामीण विकास का, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्रामीण विकास का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो खड़ी बोली इसका होगा आंसर, खड़ी बोली जो है यह रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? तहसील स्तर पे सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पे जो तहसील स्तर पे जो सरकारी निकाय होते हैं उनको पंचायत समिति कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, तहसील स्तर पे जो सरकारी निकाय होते हैं उनको पंचायत समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका था कानपुर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो जो सी रंगराजन की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई उसके अनुसार मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आप डिस्क्रिप्शन भी इसका पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। 80वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है यहाँ से पीतल उत्पादों का जो है अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं पूछा जा रहा है, तो 75 इसका राइट आंसर है, आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जो विशेष रोजगार योजना है इसके तहत जो परियोजना है उसकी जो लागत है वो 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, 50,000 रुपये। मतलब अंबेडकर रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी परियोजना चलाई जाएगी उसकी लागत 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो यह करंट अफेयर्स का प्रश्न उस समय का लग रहा है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। 83वां प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? तो इलाहाबाद में। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हमारा इलाहाबाद में है। इसके साथ ही हमारे देश में अब प्रेजेंट टाइम में 18 रेलवे जोन हो गए। जैसे आप याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में 18 रेलवे जोन हो गए हैं तथा हमारा जो 18वां रेलवे जोन बनाया गया है वह विशाखापट्टनम में बनाया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, विशाखापट्टनम जो है यह हमारा 18वां रेलवे जोन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो भारत में स्थित हमारा जो काशी है, हमारा जो वाराणसी है जिसको हम बनारस भी कहते हैं, इसको हम विश्व का सबसे प्राचीन शहर मानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है इसमें से? तो आगरा और कानपुर जो है यह चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 87वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत
जो है केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ जो लागत सभाजन है वो है 75 संबंधे 25 का, यानी 75% जो है खर्च राज्य सरकार मतलब क्या केंद्र सरकार देगी और 25% जो खर्च है वह राज्य सरकार देगी इंदिरा आवास योजना के तहत। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी। तो भू कृषि का रिकॉर्ड जो है वह गिरदावरी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बिस्सा जो होता है 1 बीघा का क्या अनुपात है? तो एक बिस्सा जो है 1 बीघा का 1/20वां हिस्सा होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1/20वां हिस्सा होता है 1 बिस्सा 1 बीघे का। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ जो है यह 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRGP का मतलब क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक व्यवस्था मतलब भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो जिला अस्पतालों में 10 लाख जहाँ की जनसंख्या है वहाँ प्रत्येक मतलब कितने बेड वाले जो है अस्पताल होने चाहिए? तो 300 बेड वाले अस्पताल जरूर होने चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 93वां प्रश्न हमारा कह रहा है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ऑप्शन बी बट्टा। तो इसका ऑप्शन जो बी है इसका बट्टा सही है। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो यह सभी को पता है, गन्ना जो है यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 5 से जो 20 सदस्य होते हैं इनको पंच कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 5 से 20। 96वां प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 97वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो 2। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन मतलब 2 बार कम से कम जो है ग्राम सभा की बैठक होनी ही चाहिए एक वर्ष में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष, यानी एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वह 21 वर्ष रखी गई। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पे बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक पर जो है यह आकलन करना चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, अर्धवार्षिक दर पे विद्यालय स्तर पे बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन जो है अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है? तो 75 संबंधे 25 का दोनों का अनुपात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मनरेगा के संदर्भ में अनुपात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो यहाँ पे हमने द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को भी हल कर लिया है जो कि 2015 के राजस्व लेखपाल परीक्षा पे आधारित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।